हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतवीर यादव आप सभी के लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार। और संघ सरकार में हमारा जो डिस्कस है वो चल रहा था राष्ट्रपति के ऊपर, और राष्ट्रपति के संदर्भ पे हम जान रहे थे राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों में लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के पास में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस शुरू किया था सामान्यकालीन शक्तियों के ऊपर। और सामान्यकालीन शक्तियों में हमने जाना था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट शक्ति के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रपति की शक्तियों में नेक्स्ट जो हमारी शक्ति आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति आती है वो होती है जुडिशियल पावर। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संदर्भ में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी शक्ति है राष्ट्रपति की वो आती है न्यायिक शक्ति। और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की अगर बात करें तो न्यायिक शक्ति में हमें दोस्तों दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक हमारे बीच में विशेष रूप से जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक आता है आर्टिकल 143 के संदर्भ पे, और एक हमारे बीच में आता है आर्टिकल 72। अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 72 दो यहाँ पे पार्ट आते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, जो हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के जो जुडिशियल पावर है उसमें आर्टिकल 143 के बारे में। आर्टिकल 143 और आर्टिकल 143 क्या कह रहा है कि किसी भी संवैधानिक या कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल जो सब्जेक्ट्स होंगे उन विषय पर केवल दो बातें बोली जा रही हैं। कैसा होना चाहिए? संवैधानिक और कानूनी अगर विषय है, संवैधानिक और कानूनी यदि विषय है तो ऐसे विषय पर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, किसकी बात कर रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा? परामर्श ले सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे सीधा सीधा जो बात कर रहा है, जो बातें की जा रही है, बातें क्या कर रहा है कि आर्टिकल जो 143 होगा, आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में भारत का जो राष्ट्रपति है, ये देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है, या फिर हम कहें राय ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो परामर्श, राय या सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो सब्जेक्ट हमारे बीच में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल। अगर संवैधानिक और कानूनी विषय है तो ही परामर्श होगा। यदि मामला कैसा है? सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मामला है, सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न यदि निहित है, कोई भी सारवान प्रश्न अगर निहित है, तो ऐसे में परामर्श देना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं होता। यानी कि सीजीआई हमें परामर्श देगा सिर्फ और सिर्फ दो विषयों के संदर्भ पे। अगर मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है तो परामर्श दिया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर परामर्श दिए जरूरी नहीं है। और ऐसा एक घटनाक्रम घटित हुआ 1992 के अंदर। 1992 साल 1992 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ, और बाबरी मस्जिद जो मामला है, इस बाबरी मस्जिद मामले के ऊपर यहाँ पर परामर्श मांगा गया था। राष्ट्रपति थे तत्कालीन समय में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा परामर्श मांगा जा रहा है। तत्कालीन जो सीजीआई हैं, तत्कालीन सीजीआई जिनका नाम है वैकंठ चलैया, तो तत्कालीन सीजीआई वैकंठ चलैया से यहाँ पे परामर्श लिया जा रहा है। लेकिन वैकंठ चलैया ने परामर्श देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि मामला यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल नहीं है, बल्कि कैसा मामला था? पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, सार्वजनिक महत्व का मामला है, और ऐसे किसी भी मामले पर परामर्श दे ये जरूरी नहीं होता। एक चीज़ समझ लीजिएगा, यदि राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श मांगता है और सीजीआई ऐसे किसी मामले पर परामर्श दे तो दे भी सकता है, और लग रहा है कि मुझे नहीं देना चाहिए तो वो मना भी कर सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर टोटल 15 बार परामर्श दिया जा चुका है।
राष्ट्रपति को टोटल 15 बार परामर्श ये दिया जा चुका है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के ऊपर। क्लियर है? तो आर्टिकल 143 आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 की बात करें। राष्ट्रपति की जो जुडिशरी जो पावर है, इसमें आर्टिकल 72 का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आर्टिकल 72 के तहत दोषी को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, पार्डन्स कर सकता है। तो पार्डन्स करने की यहाँ पर पावर होती है, क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्षमा किन मामलों पर करेगा? सबसे फर्स्ट थिंग, अगर संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में क्षमा कर सकता है। अगर कोई भी हमारी ऐसे बोल कि यूनियन जो बोल कि कानून है, कोई भी ऐसी विधि है, उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध में अगर कोई दंड दे दिया गया है तो ऐसे में क्षमादान रखेगा। या फिर सैन्य न्यायालय द्वारा यदि कोई दंड दिया जा रहा है तो ऐसे में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। या फिर दंड का स्वरूप यदि कैसा है? मृत्यु दंड है। ध्यान दीजिएगा, 3 बातें यहां पर की जा रही है। संघीय विधि के विरुद्ध यदि किसी अपराध में क्या दिया जा रहा है, अपराध में यहां पर दिए गए दंड के अंदर दे सकता है, या फिर सेकेंड इज सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में कर सकता है, या फिर यदि दंड का स्वरूप कैसा है, मृत्यु दंड है, तो यहां पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होती है? क्षमादान की शक्ति होती है। जबकि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के पास परामर्श की शक्ति होती है। वन वर्ड में समझ लीजिए, 143 में परामर्श की शक्ति है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, और ये दोनों ही राष्ट्रपति की जुडिशरी पावर में आती हैं। साथ ही हमें ये भी जान लेना होगा, राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की जुडिशरी पावर में ही अगर हम बात करें, वैसे हमने इनके बारे में कार्यपालिका शक्ति में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आर्टिकल 124 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, वहीं आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। तो राष्ट्रपति इन सभी को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही देता है। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीशों के लिए आर्टिकल 124 काम करेगा, वहीं उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 217 के तहत यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में 3 तरीकों के आधार पर यहाँ पे बात की जा रही है। राष्ट्रपति के पास में क्षमादान शक्ति की टोटल अगर हम बात करें तो इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं, 5 रूप होते हैं। क्षमादान शक्ति के कितने रूप होंगे? टोटल 5 रूप होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है क्षमा, पार्डन्स की बात कर रहा है। और पार्डन्स में होता क्या है कि दंड या बंदीकरण जो होता है, इस दंड व बंदीकरण को क्या करेगा? हटा देता है। दंड व बंदीकरण को हटा देता है और दोषी को सभी दंडों से मुक्त कर देना, ये क्षमा में होता है। सभी दंडों से क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा, उसे सभी दोषों से उसे मुक्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर लगे हुए जो भी चार्जेस हैं उनको हटा दिया जाता है, यानी पूर्ण रूप से उसे क्षमा किया जा रहा है। लेकिन सेकंड जो उसके पास में जो शक्ति होती है उसे हम कहते हैं लघुकरण। अब लघुकरण जो होता है, कम्यूट की अगर हम बात करें तो लघुकरण का मतलब ये नहीं कि सजा को यहाँ पे क्या करेगा? कम कर देगा। अक्सर जो गलती होती है इस शक्ति के अंतर्गत क्षमादान की इस दूसरा जो रूप है लघुकरण, इसमें हमारे साथ में मिस्टेक हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लघुकरण का मतलब छोटा करना होता है, लेकिन यहाँ पे लघुकरण का मतलब छोटा नहीं है। कम्यूट का मतलब है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करेगा। कम तो कर रहा है लेकिन सजा की प्रकृति, यहाँ पर सजा की प्रकृति बदल रहा है, दंड का स्वरूप बदल रहा है, ना कि सजा की अवधि बदल रहा है। अवधि में चेंजेस नहीं करेगा, दंड के स्वरूप को बदल करके कम करेगा। स्वरूप को कैसे बदलेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है तो इस मृत्युदंड को किस में बदल देगा? आजीवन कारावास में बदल देना। तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर देना, ये जो शक्ति होती है इसको हम कहते हैं लघुकरण। ओके ना? तो क्षमा में क्या कर रहा है? दंड व बंदीकरण को हटा रहा है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल करके क्या करेगा? कम करेगा। वहीं बात करें नंबर 3, परिहार पे बात करें, तीसरी जो यहाँ पर रूप होता है क्षमादान का वो होता है परिहार।
परिहार बोले तो रिमिशन की बात कर रहा है, जिसमें दंड की जो प्रकृति है, इस दंड की प्रकृति में क्या नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा। दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करेगा। वहां पे मृत्युदंड को आजीवन कारावास दे रहा है लघुकरण में, लेकिन परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि उसकी अवधि को कम करेगा। वहां पे दंड का स्वरूप बदल रहा है, यहां पर अवधि को कम करेगा। परिहार में ध्यान दीजिएगा, परिहार में क्या कर रहा है, अवधि को कम कर देगा। जैसे कि 10 वर्ष की अगर किसी को सजा है तो उसे 5 वर्ष में बदल देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा परिहार में। वहीं हम बात करें नंबर 4 जो शक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं प्रविलंबन, रिप्रीव्यू की बात कर रहा है। और रिप्रीव्यू में हम चलें तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दंड की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को बदले बिना दंड पर क्या करेगा, अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, रोक लगा देगा। दंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, केवल दंड पर अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, रोक लगाने का काम करेगा। प्रविलंबन में कुछ समय के लिए उसे टालने का काम कर रहा है। ठीक है ना, अस्थायी रूप से रोक लगा रहा है कि इसे कुछ दिनों के बाद में इस सजा को दिया जाए। जबकि विराम जो होती है, रेस्पाइट जो होती है, इसमें विशेष कारणों से, कारणों की बात कर रहा है, विशेष कारणों से दंड को कम करेगा। विशेष कारण यदि आपके सामने है तो ऐसे में दंड की प्रकृति को कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ पे गर्भवती यदि कोई महिला है, तो ऐसे में विशेष कारण हो गया, और विशेष कारण की स्थिति में वो क्या करेगा, यहाँ पे दंड को कम कर सकता है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा कर रही है ना, जेल में बंद है और ऐसे में लोगों की व्यवहार अच्छा चल रहा है उसका, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस दंड को कम किया जा सकता है। या फिर जब यहाँ पर फैसला आ रहा है, डिसीजन आ रहा है, उस समय पता चल रहा है कि महिला प्रेग्नेंट है, तो भी यहाँ पर उन कारणों को देख करके राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ पर विशेष कारणों से दंड को कम कर सकता है। तो टोटल 5 प्रकार यहाँ पे हो गए हैं। नंबर 1 क्षमा, 2 लघुकरण, नंबर 3 परिहार की बात कर रहा है, नंबर 4 प्रविलंबन, और नंबर 5 विराम। तो क्षमादान के टोटल यहाँ पर रूप कितने होंगे, 5 रूप होते हैं दोस्तों। ओके, तो आर्टिकल 72 में क्षमादान दे रहा है। वहीं बात करें राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल जो पावर्स होती हैं, राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति होती है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हमें सबसे पहले ध्यान देना है आर्टिकल 112 के संदर्भ पे। और आर्टिकल 112 में क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, प्रतिवर्ष वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको बजट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्दावली का उल्लेख नहीं है। बजट शब्दावली की जगह भारतीय संविधान रूप में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहा है। और वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सिफारिशों पर ही लाया जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश से क्या लाया जाता है, बजट लाया जाता है। आर्टिकल 112 के तहत लाया जाता है। बजट लाया जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिशों से, लेकिन बजट प्रस्तुत कौन करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। बजट प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित हो, वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में बजट प्रस्तुत करता है रेल मंत्री। बजट लाया जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिशों से, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का कार्य वित्त मंत्री करता है। तो आर्टिकल 112 में क्लियर है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 267 राष्ट्रपति की फाइनेंशियल जो पावर्स है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 267 के ऊपर हम जिक्र करें तो आर्टिकल 267 में यहाँ पर वर्णित किया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। कॉन्टिजेंसी जो फंड होता है, इस कॉन्टिजेंसी फंड के ऊपर भी नियंत्रण कौन रखेगा, राष्ट्रपति ही रखता है। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, जो इमरजेंसी जो फंड होता है, कॉन्टिजेंसी जो फंड होता है, इसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न उठा है कि आकस्मिक निधि का नियंत्रणकर्ता कौन होता है, तो आकस्मिक निधि का नियंत्रणकर्ता कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। और आकस्मिक निधि का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। वहीं प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या कर रहा है, आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का फाइनेंशियल जो कमीशन है, वित्त आयोग का क्या करता है,
गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल में कर रहा है? 280 के तहत करेगा। आकस्मिक निधि का नियंत्रण करता राष्ट्रपति होता है। आकस्मिक निधि का उल्लेख आर्टिकल 267 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में है। क्लियर है दोस्तों? तो ये थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना होगा। वहीं बात करें राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति के ऊपर, तो राष्ट्रपति की अगली जो हमारी शक्ति आती है वो आती है मिलिट्री पावर्स, सैन्य जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति सैन्य शक्ति भी रखता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति, युद्ध और शांति की क्या करता है? घोषणा करता है। युद्ध व शांति की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संधि व समझौते करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संधि होती है, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं, उन एग्रीमेंट्स को भी कौन देखता है? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज होगी या एग्रीमेंट्स होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, राष्ट्रपति करेगा। वहीं पर डिप्लोमेटिक जो पावर्स होती हैं, कूटनीतिक जो शक्तियाँ होती हैं, इन कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग भी राष्ट्रपति ही करता है। तो कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है, ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स करता है, युद्ध व शांति की घोषणाएं करता है। राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर, रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति। अब रक्षा बलों का सेनापति पूछे तो रक्षा बलों का जो सेनापति होता है वो सेनापति होता है कौन? एक होता है सेनापति। तो सेनापति के लिए एक पद यहां पर सृजित हुआ है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस जो पोस्ट आई है, सीडीएस पोस्ट, ठीक है ना। विपिन रावत साहब यहाँ पे बने थे, वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं सीडीएस। तो सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वो होगा सीडीएस, जिसमें तीनों सेनाएं हमारी आ जाएंगी, भले वो थल सेना है, नभ सेना है या फिर जल सेना है। ठीक है, थल, नभ और जल जो सेनाएं हैं, इन तीनों का जो सेनापति है वो कौन होगा? सीडीएस होता है। जबकि सर्वोच्च जो सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम जो कमांडर होता है, सर्वोच्च जो सेनापति है, ये सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति पूछे तो सीडीएस होता है। इन तीनों सेनाओं का पूरा जो कंट्रोल पावर होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियाँ हैं? सैन्य शक्तियाँ हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की कुछ विविध शक्तियों के संदर्भ पे, तो राष्ट्रपति के पास में और भी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति उच्चायुक्त व राजदूतों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रमंडल देशों में भारत का जो प्रतिनिधित्व होता है, भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन से देशों में? राष्ट्रमंडल देशों में। ऐसे देश जिनको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया है, उन देशों का जो समूह है वो समूह कहलाता है राष्ट्रमंडल। और भारत ने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, ये सदस्यता ग्रहण की गई थी 16 मई 1949 में। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है। और उसके बाद से जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं जिनको ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया है, ऐसे राष्ट्रों का जो समूह है उनमें अगर भारत का कोई प्रतिनिधि अगर नियुक्त होता है तो उसे उच्चायुक्त कहेंगे। बाकी अन्य देशों में अगर जा रहा है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? राजदूत कहते हैं। तो उच्चायुक्त व राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही जो इंटरनेशनल जो फोरम होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेशनल फोरम पे भारत को जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की विविध शक्तियों में काउंट होती हैं और ये सारी की सारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां होती हैं दोस्तों। वहीं पे बात करें राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार भी हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्य के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता। पद के कार्य के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। उस पद को लेकर के कोई व्यक्ति यहाँ पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। नंबर सेकंड इज, किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध दंडित जो कार्रवाई है वो विचाराधीन नहीं होगी। कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी ऐसा मामला कि ठीक है हम इसकी डेट्स लेंगे, आगे भविष्य के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होनी है, ऐसा कोई भी मामला नहीं होना है।
तो यहाँ पर दंडित जो कार्रवाई है वो भी विचाराधीन नहीं होती है दोस्तों। साथ ही अगर कोई व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई का मामला है तो व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को कम से कम 2 माह का क्या देना जरूरी है, नोटिस देना भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई में 2 माह का नोटिस दिया जाता है। दंडित कार्रवाई विचाराधीन नहीं होती है। साथ ही पद के कार्य के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता है। साथ ही राष्ट्रपति पदासीन राष्ट्रपति को क्या नहीं कर सकते, बंदी नहीं बनाया जा सकता। किसी भी मामले के ऊपर अगर वह पदासीन है, पद के ऊपर है, तो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के पास में कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं दोस्तों। तो आई होप ये सारे के सारे सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत निहित कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और आज की क्लास में जो हमने बात की है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जिसमें 2 आर्टिकल्स पे हमने बात की। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति, वहीं आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्लियर है। वहीं पे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पे हमने डिस्कस किया और राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों में हमने आर्टिकल 112 के बारे में जाना कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो राष्ट्रपति की सिफारिशों से लाया जाएगा। वहीं हमने बात की आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि का नियंत्रण करता भी राष्ट्रपति ही होता है। फाइनेंशियल जो कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन का जो गठन होगा प्रति 5 वर्ष पर, वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन धन विधेयक लाया जाएगा ये चीज़ भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही तय होती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बातें भी हमने यहाँ पे कर ली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में, तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च यहाँ पर कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है सेना का। और सुप्रीम कमांडर होने के नाते युद्ध व संधि यहाँ पर देखेगा, राष्ट्रपति के पास में पावर होती है। युद्ध व शांति की घोषणा करेगा, संधि व समझौते करेगा, इंटरनेशनल जो भी ट्रेटीज होंगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो भी राष्ट्रपति ही देखता है। साथ ही राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों में हमने बात की है कि राष्ट्रपति पद के कार्य के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही किसी भी न्यायालय में दंडित कार्रवाई विचाराधीन नहीं रहेगी। साथ ही व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई के लिए भी कम से कम 2 माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा। वहीं पे पदासीन राष्ट्रपति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो आज की क्लास में हमने बात की है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों पर। फिर मुलाकात करते हैं और चर्चा करेंगे नेक्स्ट शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।